अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और तोहफा गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया है और पेट्रोल की जो कीमत है उसमें तकरीबन 20 रुपए इजाफा कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पेट्रोल प्राइसेस महंगी होती हैं तो फिर ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ उससे महंगी हो जाती है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये भी चल रही है कि अब ज़ाहिर है चंद ही दिनों की मेहमान है ये गवर्नमेंट, लेकिन बड़ा कम हमने देखा है कि जाते जाते गवर्नमेंट इस तरह के काम कर जाए कि आवाम जो है वो इससे गम-ओ-गुस्सा आवाम में पाया जाए। चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसमें आवाम में बहुत सख्त रिएक्शन भी है। ऑलरेडी जिस तरह से आपको पता है कि इस 1 डेढ़ साल के अरसे में आवाम ने क्या कुछ नहीं भुगता। जो महंगाई थी उसने अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े। डॉलर की कीमतें कहाँ तक पहुंची, पेट्रोलियम प्राइसेस की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी जो आम आदमी की पहुंच से दूर थी, लेकिन इसके साथ साथ ये इजाफा। लेकिन इसके बावजूद अब ज़ाहिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वो बज़ाहिर तो ये कह रही है कि हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी है, चूँकि IMF के साथ मुआहिदा हुआ था कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर वज़ीर इत्तलात बात कर रही थी, चूँकि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं तो हमें बढ़ानी पड़ी हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे लिए बड़ा आसान था कि जिस तरह से चेयरमैन PTI जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर गए थे, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम भी यही कुछ कर जाते और आगे जो गवर्नमेंट थी उसको सारा कुछ भुगतना पड़ता। लेकिन हमने वो कह रहे हैं कि सियासत पर हमने रियासत को तरजीह दी है। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बात की कि इस हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या इलेक्शन होने हैं, नए होने, एक के बाद एक कानून साजी और तरमीम के पीछे मकसद क्या है, फिर नैब के अंदर जो अमेंडमेंट की गई हैं, फिर इंटरिम गवर्नमेंट को जिस अंदाज में इख्तियारात दिए जा रहे हैं, इस पर भी ये बात हो रही है कि क्या जो निगरान सेटअप हो गया क्या उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा। बहरहाल बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाबात आज जान सकें, लेकिन चाहे इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, निगरान हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया जाए, जिस मर्जी की हुकूमत बने, आवाम का एक मसला है कि इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है हर चीज़ को लेकर, महंगाई को लेकर। ओवरऑल जो बिजनेस के इस वक्त मामलात हैं, सरमायादार परेशान हैं, हर कम्युनिटी के लोग जो हैं, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी के हो, हर बंदे के अपने मसाइल हैं। और आम पब्लिक को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है, बिजली की कीमतों में जो एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग ही कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी पर मंथ जो इनकम है वो इतनी नहीं है जितने हमारे घरों के बिल आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। क्या आवाम के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो आवाम के मसाइल का हल भी निकाल सके? इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए अजीम चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान के लिए, चेयरमैन PTI के लिए भी बड़ी इस वक्त मुश्किलात चल रही हैं, खासकर तोशाखाना केस से रोज़ाना की बुनियाद पर उनका ट्रायल जारी है और कहा जा रहा है कि बड़ा जल्द इस पर फैसला आने वाला है जो कि उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो इस पर किस तरह की मुश्किलात उन्हें कानूनी तौर पर फेस करना पड़ती हैं, एडवोकेट शमीम रहमान साहब से इस हवाले से बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, एक तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, हुकूमत खासी सीरियस भी दिखाई दे रही है कि हम इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर करेंगे, लेकिन आज सुबह ही अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया गया। पेट्रोल यकमुश्त हमने देखा तकरीबन 20 रुपए उसमें इजाफा कर दिया गया। सर, इस तरह के ऐलानात यूजुअली आपको नजर आते हैं जब इलेक्शन करीब हो, हुकूमतें जाने वाली हों, और इस तरह के ऐलानात आवाम को रिलीफ देकर जाती हैं, मोस्टली हमने देखा है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जितने तेजी से ये तरमीम कर रहे हैं, जो कानून साजी में फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, आपको लगता है कि ये वाकई इलेक्शन की तरफ जाएंगे? इस पे तो कोई शुबा नहीं कि ये तो यही ऐलान करेंगे इंतखाब की तरफ जाएंगे। क्या इंतखाब होंगे या नहीं होंगे, जब इस बारे में इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी कानून और आइन के मुताबिक अब इलेक्शन की जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट की होगी कि वो इंतखाब करवाए। ये को बरियुज़्ज़िम्मा करार देंगे और उन पर जिम्मेदारी डाल देंगे, और कोई जाने वाली हुकूमत इस तरह के मामला करने के बाद जब जाती है तो यकीनन उसके पास नेकनामी कम होती है। और जब आवाम पर महंगाई का बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए
साफ इनको नजर आ रहा है और कोई मुखालिफ पार्टियां की नजर नहीं आ रही जिनका बिल्कुल हमको न कर सकेगी। इन हालात में भी ये जिम्मेदारी केयर टेकर पर ही डालेंगे। लेकिन मैं ये राय रखता हूँ, मेरे पास कोई इतना नहीं अजीम चौधरी साहब, हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे। मैं दोबारा आप की तरफ आऊंगी। एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। एडवोकेट साहब, आपसे जरा आवाज करते हैं, ये चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो तोशाखाना केस है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो चेयरमैन पीटीआई उनकी केस की समाअत तो हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिलेइंग टैक्टिक्स उनकी जानिब से इस्तेमाल की जाती हैं? पहले हमने देखा ट्रायल कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इनको खदशा है कि कानूनी तौर पर इनका केस अब वीक हो चुका है। केस राइप हो चुका है। अब जो आप कहते हो जो स्टेज है जिसमें 342 स्टेटमेंट हो गई है चेयरमैन की, अब इसके बाद तो सिर्फ दोनों पार्टीज की जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होने हैं और उसके बाद फैसला हो जाना है इस केस का। तो ये वो समझते हैं कि केस अब राइप हो गया, किसी के ऊपर फैसला हो सकता है। तो ये जो अपना क्रिमिनल केसेस होते हैं इनके अंदर आमतौर पर एक्यूज की यही ख्वाहिश होती है कि केस डिले हो, जिसकी वजह से बहुत फायदा हो जाता है। समटाइम्स कोई गोवा जो है मुनरिफ हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें कोई, तो मेरा ख्याल है ये वही साइकी है उसके पीछे। और डेफिनेटली इनको ये खतरा है कि इनको इसमें अगर सजा हो गई तो वो उसके जो है दूररस नताइज होंगे, उनकी नाअहली की सूरत में भी हो सकते हैं, उनकी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ एक फियर उनको है इसका। तो आपको लगता है कि ये केस उनके लिए अच्छी खासी मुश्किल पैदा कर लेगा और आप ये कह रहे हैं कि मामलात नाअहली की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए आपको खुद पता है जब आप कन्विक्ट हो जाएंगे और आप कन्विक्शन हो जाती है तो उसके बाद फिर आपके ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। और अभी तक उनको लेकिन ये एक एडवांटेज मौजूद है कि कोर्ट्स ने उनका अभी तक मुकम्मल तौर पर साथ दिया है। और जो भी कोई रिलीफ उनका, बेशक वो कोई ऐसा रिलीफ तो नहीं ले सके जिसमें उन्होंने अपनी बेल्स कंफर्म करा ली हो या होटल्स करवा ली हो, वो तो उनकी लीगल टीम ही समझ सकती है कि क्या स्ट्रेटेजी है उनकी, कि सिर्फ वो प्री रेस बेल्स पर ही जोर दे रहे हैं और प्री रेस बेल्स में ही सारा रिलीफ कोर्ट से ले रहे हैं। वो मेरी समझ से बाहर है कि उनकी लीगल टीम ये क्या फैसला कर रही है। लेकिन उसमें जहां तक प्री रेस बेल्स का ताल्लुक है वो तो उनको मुकम्मल तौर पर मिली है और उसमें एक्सटेंशन भी मिल रही है और उसमें कोर्ट्स ने उनको बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स भी किए हैं कि अभी जो एफआईआर सामने नहीं है उनमें भी अरेस्ट ना किया जाए। तो बजाय कि लगता है कि कोर्ट्स ने उनको वो रिलीफ दिया है कि जो आमतौर पर लोगों को नहीं मिलता। ठीक है ठीक है। अच्छा अजीम चौधरी साहब, ये तोशाखाना केस हम देख रहे हैं, इमरान खान कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं टेक्निकल ग्राउंड पर इस केस की समाअत को रोकने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द फैसला आने वाला है। आपको लगता है इंतखाबात से पहले ये चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करने जा रहे हैं? क्या खबरें हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई यही रवैया रखेंगे हर चीज में उन इदारों को और उन शख्सियात को मुलव्वस करने की कोशिश करेंगे, उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती, तो फिर वो अपने लिए नई मुश्किलात को पैदा करने की दावत दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात में कमी ना हो और वे ये समझते हैं कि इसी की बुनियाद पर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उनका ये भी ख्याल है कि जो लोग उनके साथ हैं वो किसी भी हालत में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि तकरीबन 100 के करीब उनसे लोग अलग हो चुके हैं। वो उनमें ऐसे नाम है जो बड़े नाम है और किसी ने ये क्या खूब कहा कि वो लोग जो जेलों में नहीं है बाहर है वो इमरान खान के साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह वाकई इसको तस्लीम कर दिया जाए तो फिर तोशाखाना तो कोई चीज ही नहीं होगी, फिर बाकी तमाम मामला भी शामिल होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं हुकूमत के सरबराह के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ की बात कह रहा हूँ कि तमाम तर प्लानिंग और तमाम तर मामला जैसे इमरान खान तो आपके इल्म में थे और वो शरीक थे 9 मई के मामला में, और वो आर्मी चीफ के खिलाफ और फौज के खिलाफ बगावत की एक नाकाम कोशिश थी। अगर ये मामला इस तरह ही है और उनके पास एविडेंस मौजूद है तो फिर इमरान खान साहब को एक ओपन शट केस में कैद से या डिस्क्वालिफिकेशन से कौन बचा सकेगा?
पाकिस्तान की वो अदालतें जो उनको रिलीफ देना चाहती हैं उनके बस की भी बात नहीं होगी, क्योंकि उनकी जुरिसडिक्शन से ये बात बाहर आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं इमरान खान के लिए। अच्छा सर, अब निगरान सेटअप के हवाले से बड़ी बाज़गश्त है, आपकी मालूमात में कोई नाम है जिन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के हवाले से आपको क्या लगता है, मतलब किसी तरह की इंफॉर्मेशन है आपको, कौन कौन से नामों पर गौर किया जा रहा है? देखिए, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी तो उन्होंने ये कहा कि 2 दिन के अंदर आप हमें नाम रिलीज कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अभी किसी नाम पर वो मुत्तफिक नहीं हुए और कोई नाम उनके पास ऐसा मौजूद नहीं है जिस पर उनके दरमियान इत्तेफाक हो। और फिर असूली और कानूनी और आईनी तौर पर तो ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ मिलकर उनको तय करना है। हुकूमती जमातें आपस में मिलकर एक बात को तय कर लेंगी, 2, 3, 4 नाम उनके तरतीब से ले आएंगे और अपोजिशन के लीडर के साथ कौमी असेंबली में जब वो बैठेंगे उसमें किसी एक नाम पर इत्तेफाक होगा तो बिल्कुल ठीक है, अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो ये मामला एक कमेटी के पास चला जाएगा और अगर कमेटी भी अरकान असेंबली साबिक अरकान असेंबली पर मशरूई कमेटी फैसला न कर सकी तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और उनका फैसला हतमी और आखिरी होगा। लेकिन अभी इसमें 10 दिन बाकी है, असेंबली फर्स्ट नहीं होती और नया प्राइम मिनिस्टर का मामला हल नहीं होता, उस वक्त तक कोई इस पर क्यासराई करना बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक है। एडवोकेट शमीमा रहमान साहब, ये निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की भी बड़ी बात हो रही है, वो कि ये जिस तरह से अभी अजीम चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि कहना अभी कबल वक्त है, तो 10 दिन बाकी हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के आने को, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है ये प्रोलॉन्ग कर सकते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को एक लंबे अरसे तक? देखिए, उसमें कुछ कह तो नहीं सकते, आपको पता ही है जिस तरह की हमारे यहाँ सिचुएशन है, आप कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन इसमें इंटरिम गवर्नमेंट को ज्यादा इख्तियारात देना और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिस तरह के नैब के जो लॉज हैं उनके अंदर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं और जिससे ये लगता है कि अभी कोई ऐसी तैयारी की जा रही है जिसमें फॉरेन इलेक्शन जो है वो विद इन टाइम खदशा मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि सर्टेनिटी हो, जो इन्वेस्टर है उसको भी पता हो कि इसमें सिस्टम इस मुल्क में क्या है, कितने अरसे बाद इलेक्शन होगा और कितने अरसे के लिए हुकूमत आएगी। जब तक आप ये एक यकीनी और सर्टेनिटी की सूरत हाल नहीं देंगे उस वक्त तक किस तरह आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्टमेंट करेगा और इसके मामला बेहतर होंगे। तो ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह लेजिस्लेशन हो रही है, जिस तरह बहुत हेस्टीली चीजों को किया जा रहा है, तो उससे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिजाइन ऐसा मौजूद है, कोई प्लान ऐसा मौजूद है, लेकिन इस प्लान को डिफीट होना चाहिए और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन विद इन टाइम होने चाहिए, जो कि हमारे लिए, हमारी लीगल फर्टर्निटी के लिए, हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए और हमारी मीडियम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अजीम चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी आप देख रहे हैं, बहुत सारे हल्कों में ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन से पहले आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब भी मुख्तदर हल्कों के लिए इस वक्त काबिल कबूल हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी में अभी भी मुश्किलात हैं या उन्होंने आना डिले कर दिए। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि वो जल्द पाकिस्तान होंगे, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर आपको क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? पिछले सवाल जो आपने मेरे साथ किया उसके हवाले से पहले बात करूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। जी प्लीज। आइन की मुख्तलिफ शिकें हैं, वो इंतखाबात बहुत जगह है, 60 या 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। आर्टिकल 51 के तहत के नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाब होना चाहिए और ये बात भी दुरुस्त है कि फिर नई हल्का बंदियां होंगी और ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या नई हल्का बंदियों के लिए जो सूबों में लोगों की तादाद कम होगी अरकान असेंबली, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मौजूद है, वो आर्टिकल 254 है जो इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई बात अपने नहीं हो सकी और जब भी होगी तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक हुई है और अपने वक्त के मुताबिक हो गई है। ये सारी चीजें आपस में इकट्ठी होती है और ये बात तय करनी पड़ेगी कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जिसमें मरदमशुमारी का मामला हल होगा और इत्तेफाक के राय के साथ जिस पर गुफ्तगू की जाएगी, उसमें जिस पार्टी का जो भी मामला होगा या जिस सूबे के चीफ मिनिस्टर का जो मामला होगा उसकी
आपकी जो राय होगी वो उस राय को रखे। अब जहाँ तक सवाल है मियां नवाज शरीफ की बात का, लेकिन ये सर, लेकिन नई मर्दमशुमारी पर अगर इलेक्शन बिल फर्ज ये कराते हैं फिर तो ये मामला काफी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये तो फिर वक्त पर तो इंतखाबात नहीं होंगे। नहीं होगा, वो इंतखाब का डिले होना गैर आईनी नहीं होगा। ठीक है, तो आइन की शर्तों को पूरा करते हुए होगा ना। और अगर उनका सूट करेगा कि इंतखाब लेट हो जाए तो मैं और आप क्या कर सकेंगे? हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं ना, और बात ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको सवाल का जवाब दे दूं कि नवाज शरीफ साहब जी प्लीज। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक तो वापस नहीं आएंगे जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर मुतमक्कन है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो जब भी वापस आएंगे उनको अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करना होगा, क्योंकि उनको सजा सुनाई गई थी और उस सजा के खिलाफ जो भी उन्होंने फैसला लेना होगा या जो दरखास्त देनी होगी वो कोर्ट ही को देनी होगी। अगर कोर्ट उनका हक में फैसला नहीं करेगी तो वो जेल चले जाएंगे, और जब वो सरेंडर करेंगे, अगर वो जेल करवा के आते हैं, फिर भी उनको अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ना होगा। ताबक कि अदालत उस मामले को हल नहीं करती तो तब तक नवाज शरीफ के लिए मामला आसान नहीं होंगे। और उनकी जो सजा के खिलाफ अपील थी और रिव्यू था वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही डिस्कस हो चुका हुआ है, और नई ग्राउंड के बगैर एक नया रिव्यू जो दाखिल करना चाहते हैं जिसमें नई शहादतें या नई चीजें लेके आना चाहते हैं, जिसके लिए कानून साजी कर दी गई हुई है, उस पर भी रिस्क होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर स्ट्राइक डाउन करेगी, उसको तस्दीक करेगी? सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर दे चुकी हुई है। तब तक वो स्टे ऑर्डर खत्म नहीं होता उस तक नवाज शरीफ की वापसी के बारे में गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये एडवोकेट साहब, ये जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि कम से कम ये जो चीफ जस्टिस हैं इनके होते हुए तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, काजी फाइज ईसा साहब भी अगर आ जाते हैं तो ये इतना आसान है ये जो हायल रुकावटें अदालती ये इनके बावजूद आ जाना और एक ये तवक्को करना कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाएगा? मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये खुशफहमी है अगर किसी की ये है कि काजी फाइज साहब जब आएंगे तो उसके बाद बिल्कुल पता नहीं जमीन और आसमान भी खोलेंगे। मैं ये नहीं समझता। अच्छा, काजी फाइज साहब का साथ का रिकॉर्ड है, उसमें वो कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं और वो अपनी इस बात में बड़े पुख्ता हैं और उन्होंने कभी उस तरह से बजाय ये जो चंद महीने गुजरे, मेरा ख्याल उसकी कुछ रीजन भी हो सकती है जो आपके इल्म में है, उनके जो मसाइल रहे, जिस तरह उन्होंने रेफरेंस को फेस किया, शायद वो उसके रिएक्शन में कुछ चीजें ऐसी हो गई हो। मैं नहीं समझता कि उनके आने से बिल्कुल कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना चाहिए कि हमें वो हमारे चीफ जस्टिस आ रहे हैं और हमारे लिए वो मुकम्मल तौर पर रिलीफ देंगे और आइन और कानून को एक साइड पर रख देंगे और मुकम्मल तौर पर वो उनके कहने में और उनकी लाइट तो करेंगे। मैं ये नहीं समझता नोइंग काजी साहब, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल बनेगी और फिर भी उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कानूनी तौर पर। बहरहाल बहुत सारे रास्ते उन्होंने खोल लिए अपने लेजिस्लेशन के जरिए, बहुत सारी लेजिस्लेशन हो गई है जो कि नवाज शरीफ स्पेसिफिक है और उन्होंने बिल्कुल कोशिश की है इसकी, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि खाली चीफ जस्टिस के तब्दील होने से कोई बिल्कुल ही चीजें जो है वो 180 के अंदर ठीक है, ठीक है। अच्छा अजीम चौधरी साहब, वैसे क्या मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या देखते हैं आप? आपको क्या लगता है कौन सी जमात इस वक्त आपको मजबूत पोजीशन में आप देखते हैं? जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है, कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हैं तो शायद मामलात मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते पाकिस्तान तो PMLN के लिए भी कोई उस तरह से विन विन सिचुएशन नहीं है। ओवरऑल जो की गवर्नमेंट रही है 1.5 साल की या कमोबेश इतनी, इसमें भी कोई आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, पीपल्स पार्टी के भी यही हालात हैं, तो क्या सेटअप बनता देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आप देखें वो तो उनके लिए हालात वो भी आपके सामने है, तो क्या है सिनेरियो अगर थोड़ा सा ड्रॉ करें? पिछले 5 साल में जो हुकूमतें रही, दो हुकूमतें रही, एक मखलूक हुकूमत है और एक पहले PTI की हुकूमत थी, कारकर्दगी के हवाले से दोनों ही नाकाम तरीन हुकूमतें थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के माशी हालात को ये बेहतर नहीं कर सकी, पाकिस्तान के सियासी हालात को ये बेहतर नहीं कर सकी, पाकिस्तान के समाजी हालात को ये बेहतर नहीं कर सकी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रही, जो कुछ बागडोर में पिछले दिनों हुआ, 2-3 दिन पहले वो हमारे सामने है, इससे पहले भी जो होता रहा वो भी हमारे सामने है। हमारे सफारती ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ उस तरह के नहीं रहे जैसे माजी में हुआ करते थे। इन
भरना, पाकिस्तान में जराइम की सूरत हाल है जो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, ये सब कुछ अगर कोई इसका क्रेडिट लेना चाहे तो जरूर ले, लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है कि लोग जानते हैं कि उनके हक में कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। तब वक्त तक इंतखाबात नहीं होते और सजा नहीं बन जाती, उस वक्त तक इस पर भी क्या बात की जा सकती है, कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगली हुकूमत किसकी होगी और लोग किसको वोट देंगे, या लोगों की मर्जी है वो किसको वोट देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब भी आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।